अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर गदर छिड़ गया। पाकिस्तान की सैन्य चौकी पर तालिबान ने धावा बोल दिया। तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ बारूदी जंग का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला शुरू हो गया। डूरन लाइन पर पाकिस्तानी फौज और तालिबानी जंगबाजों के बीच जबरदस्त जंग हो रही है। तालिबान के लड़ाके न सिर्फ पाकिस्तानी सेना को टारगेट कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के अंदर दाखिल भी हो चुके हैं। तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान के मिलिट्री बेस पर कब्जा कर लिया है। ये तस्वीरें खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ौर जिले के सालारजा इलाके में एक पाकिस्तानी सैन्य अड्डे की हैं, जहां तालिबान के लड़ाके कब्जे के बाद जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। अल्लाहू अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान पाकिस्तान पर कहर बनकर टूट रहा है। जिसे पाकिस्तान ने पाला पोसा, अब वो ही उसे भस्म कर रहा है। तालिबान ने दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना के एक पोस्ट को तबाह कर दिया। तालिबान के हमले में 3 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी सेना की 17 चौकियों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। इसके अलावा खैबर पख्तूनवा के तांक में तालिबान ने कार बम से धमाका कर पाकिस्तानी फौज की पोस्ट उड़ा दी। पाकिस्तान उस सांप के जहर का शिकार बन रहा है जिसे उसने पाला पोसा और काटना सिखाया। तालिबान ने पाकिस्तान की नाक में ही दम कर दिया है और पाकिस्तान के हुक्मरानों की धड़कनें तब और बढ़ गईं जब बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने भी मोर्चा खोल दिया। बलूचिस्तान के ग्वारकोप में बीएलए ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया। इस हमले में 5 पाकिस्तानी जवानों की मौत हो गई जबकि कई गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा तांप इलाके में बीएलए ने पाकिस्तानी सेना को टारगेट कर धमाका किया। धमाके में कई पाकिस्तानी जवान घायल हो गए। जाहिर है पाकिस्तान 2 फ्रंट पर घिर चुका है। एक ओर तालिबान प्रहार कर रहा है तो दूसरी ओर बलोच आर्मी ने सीधा मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे? क्या पाकिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान जो दूसरों के लिए गड्ढे खोद रहा है, क्या उस गड्ढे में वो खुद गिर रहा है? मैं आपको नक्शे के जरिए कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि पाकिस्तान आखिर अपने किए पर किस तरीके से घिर रहा है। ये नक्शा देखिए, ये नक्शा आपको दिखाई दे रहा है और इस नक्शे के तौर पर पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान यहाँ पर है, यहाँ बलूचिस्तान है और ये अफगानिस्तान है और ये डूरंट लाइन है। अब जो सबसे बड़ी बात है, जो गौर करने वाली बात है कि पाकिस्तान आखिर कहाँ कहाँ घिर रहा है। पाकिस्तान बलूचिस्तान में यहाँ पर घिर रहा है। यहाँ पर बलूच बीएलए लगातार पाकिस्तान को निशाना बना रही हैं। पाकिस्तान सैनिकों को निशाना बना जा रहा है। आईडी के जरिए ब्लास्ट किया गया जिसमें पाकिस्तान के 5 जवान मारे गए। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पर मैं आपको लिए चलता हूँ। यहाँ पर जब आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर भी अफगानिस्तान में तालिबान लगातार हमले कर रहा है और पाकिस्तान की चौकियों को ध्वस्त कर रहा है। पाकिस्तान की चौकियों को सिर्फ ध्वस्त ही नहीं कर रहा बल्कि पाकिस्तान की चौकियों पर वो कब्जा कर रहा है और कब्जा करके जश्न मना रहा है। आपको याद होगा ये वो जगह जहां पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी। यही वो जगह जहां पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी और एयर स्ट्राइक करने के बाद पाकिस्तान ने यह कहा था, पक्तिका, जहां पर पाकिस्तान ने यह कहा था कि वहां पर आतंकवादियों के कैंप हैं, हमने उन ठिकानों को निशाना बनाया। जबकि तालिबान ने इस बात को लेकर नाराजगी बनाई थी। कहा गया था कि वहां पर महिलाएं और बच्चे मारे गए। करीब 1200 लोगों के मारे जाने की खबर थी। लेकिन यहां तो हमला कर दिया, लेकिन तालिबान ने उस वक्त चेतावनी दी थी पाकिस्तान को और कहा था कि हम छोड़ेंगे नहीं। तो तालिबान ने अब साफ तौर पर संकेत दिया है। खैबर पख्तूनख्वा जहां पर कि
वो लगातार उनकी सीमाओं पर हमला कर रहा है और इधर बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान घिर गया है, यानी कि दो तरफ से पाकिस्तान घिर गया है। वो कभी आतंकवाद और आतंकवादियों के साथ बहुत गलवैयां करता था, लेकिन अब वो पाले हुए लोग उसी को खत्म कर रहे हैं, पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम चीजों के साथ साथ कुछ सवाल हैं जो रह रहकर देश में होते हैं। उन सवालों के इर्द गिर्द हम आज की चर्चा करें। पहला सवाल कि तालिबान के आगे क्या पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है? दूसरा सवाल, क्या पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको मैप में बताया किस तरीके से पाकिस्तान घिर रहा है? और तीसरा सवाल कि बलूचों पर अत्याचार मुनीर को, जो कि उनके सेना के चीफ हैं, क्या महंगा पड़ गया है? और एक और सवाल कि बगावत की आग पाकिस्तान को क्या वाकई जला देगी? दो जगह से पाकिस्तान घिर रहा है। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर इरशाद अहमद खान, नेता PMLN, मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी मेरे साथ होंगे, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। संजीव श्रीवास्तव, विदेशी मामलों के जानकार, मेरे साथ होंगे और हिमांशु भट्ट मेरे साथ होंगे। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा संजीव श्रीवास्तव साहब से। संजीव साहब, पाकिस्तान अपने ही बने जाल में धीरे धीरे फंसता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ तो चीन के साथ पाकिस्तान की दोस्ती, और शायद उसे ये लग रहा था कि मैं चीन को साथ ले लूंगा तो भारत को परेशान कर सकता हूं, भारत को नुकसान पहुंचा सकता हूं और एक बड़ा मजबूत देश मेरे साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन वो चीन के इरादों को भाप नहीं पाया। क्या हम समझें कि CPEC में पाकिस्तान की चाइना के साथ दोस्ती और वहां पर जो घट रहा है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वहां पर जो घट रहा है, क्या महंगी पड़ रही है पाकिस्तान को ये दोस्ती? जी जी बिल्कुल मनोज जी, ये जो चाइना और पाकिस्तान के बीच में ये जो संबंध है, जिसमें कि जाहिर है कि चाइना का जो रुख है वो पाकिस्तान के प्रति एक्सप्लॉयटेटिव है, शोषणकारी है, कॉलोनियल है। और ये जो CPEC जो कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे एक औपनिवेशिक प्लान का अंग है, उसके माध्यम से चाइना पाकिस्तान के ऊपर अपनी जो पकड़ है, जो अपना एक तरीके का उसका भविष्य में कब्जा करने का उसका जो मंसूबा है, उसको वो पूरा करता जा रहा है। पाकिस्तान चाइना की जो मकड़ जाल में फंसता हुआ पूरी तरह से नजर आता है। और ये जो चाइना और पाकिस्तान के जो हुक्मरान जब समय समय पर मिलते हैं तो अपनी दोस्ती को हायर देन माउंटेन, डीपर देन ओशन, स्वीटर देन हनी इत्यादि इत्यादि जुमले इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसकी कड़वी और वास्तविक सच्चाई ये है कि ये जो रिलेशनशिप है एक कॉलोनियल जो माइंडसेट रखने वाले राष्ट्र का एक ऐसे राष्ट्र के प्रति है जिसको वो अपनी कॉलोनी के रूप में विकसित करना चाहता है। तो ये पाकिस्तान और चाइना की कड़वी सच्चाई है। और पाकिस्तान के हुक्मरान और विशेष रूप से जो पाकिस्तान की जो रियल रूलर्स हैं, जो पाकिस्तान की आर्मी और ISI है, वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सिद्ध करने के लिए उसने अपने देश को गिरवी रखने का ही कार्य किया है। इसका एक बड़ा खामियाजा पाकिस्तान को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। भारत के संदर्भ में भी मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि जिस तरीके से चाइना की जद में पाकिस्तान आता जा रहा है, ऐसे में हमें चाइना को वेस्टर्न फ्रंट पर भी डील करने के लिए अपनी रणनीतियों को बनाना होगा, क्योंकि चाइना न सिर्फ अपने इंजीनियर्स और वर्कर्स भेज रहा है, बल्कि आगे आने वाले समय में अपने वो सैनिकों को भी जब भेजेगा तो ये भारत के लिए भी चुनौती पैदा करेगा। दूसरा मनोज जी, या जो जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, पाकिस्तान ने जो ये भस्मासुर खड़े किए, तालिबान जैसा भस्मासुर, आज ये जो भस्मासुर आज इतने भयानक हो चुके हैं कि वो पूरे पाकिस्तान के अस्तित्व पर संकट पैदा करते जा रहे हैं। और विशेष रूप से जो पाकिस्तान की आर्मी और ISI है, जिसने कि आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करने का उनका जो रणनीति है, आज उनके लिए अस्तित्व का संकट बन गई है। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान तो अब पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में जो हमले करता है, उसका अगर आप उसका अप्रोच देखें तो वो सीधा सीधा पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट करता है, पाकिस्तान की पुलिस फोर्सेस को टारगेट करता है। और उनका जो लक्ष्य है वो पाकिस्तान में जो भी एग्जिस्टिंग जमहूरियत वहाँ की है, भले से कैसी भी हो, उसको वो उखाड़ फेंकना चाहते हैं और वहाँ पर एक कट्टर इस्लामिक
आतंक परस्त शासन, उसी तरीके का शासन स्थापित बिल्कुल, और करना कई बार चाहते वो हैं। इस तरह के जैसा कि संकेत भी दे चुका है। डिफेंस एक्सपर्ट सुधाकर जी के पास चलूंगा। एक तरफ तो तालिबान पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है, वहीं बलूचिस्तान में भी हालात लगातार ऐसे हैं, लगातार वो इस तरह के संकेत दे रहा है। और अगर देखा जाए 2020 के बाद हिंसा बढ़ी, फिर उसके बाद 2023 2024 में भी अगर देखा जाए तो करीब 1240 मौतें वहां पर हुई हैं। 2023 में 1500 से ज्यादा मौतें वहां पर हुई हैं। और अगर 5 साल का जिक्र किया जाए तो बलूचिस्तान में करीब 11,370 के 17 के आसपास मौतें हुई हैं। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और बलूचिस्तान आर्मी जो है, BLA, लगातार वो पाकिस्तान के खिलाफ संकेत दे रही है और IED ब्लास्ट के जरिए पाकिस्तान के 5 सैनिक भी मारे गए हैं। आप कल्पना कीजिए। तो ये जो स्थिति है पाकिस्तान को लेकर, एक तरफ तालिबान पाकिस्तान को घेर रहा है और पाकिस्तान की चौकियों पर कब्जा कर रहा है, वहां पर उनके सैनिक मार रहा है। 2 दिन में करीब 23-24 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है और जश्न मना रहा है। और यही हालत बलूचिस्तान में है। यानी कि जिस तरीके से वो भारत की सीमाओं पर गदर मचा रहा था, अब उसकी अपनी सीमा पर गदर मच रहा है। तो क्या माना जाए, पाकिस्तान के कितने टुकड़े होने वाले? मनोज, सबसे पहले नमस्कार जी, और आपको धन्यवाद देता हूं, आपके शो के लिए मेरे को इनवाइट किया है। हमारे व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं और मेरे जो एस्टीम्ड और डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट को पैनलिस्ट हैं श्रीवास्तव साहब, उनको भी बधाई हो। जहां तक आपकी सवाल है, ये हम एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। 21st सेंचुरी में 2 पड़ोस राज्य हैं, भारत और पाकिस्तान। दोनों के बीच में एक कंटिग्यूअस बॉर्डर है, ज्योग्राफिक बॉर्डर। दोनों के बीच में कोई सारे लड़ाइयाँ हो चुके हैं, कोई 3 कहता है, कोई 4। मेरे विचार में हर किस्म का जो मुठभेड़ होता है उसको एक लड़ाई मान के चलिए, तो उसकी गिनना भी, कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसा परिस्थिति में आप देखेंगे कि जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ, ये एक्चुअली मैं कहता हूँ टाइम टू टाइम, ये जेनेटिक डिसऑर्डर के फाउंडेशन के ऊपर ये आधारित पे ये जन्म हुआ था। क्योंकि उसके जो फाउंडिंग फादर्स थे, जिनके दिमाग में कोई एक विजन था, वो ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहे। 1-2 साल के अंदर उनकी मृत्यु हो गई थी। जिन्ना की बात करिए या लियाकत अली खान के। उसके बाद जो पॉलिटिकल विजनरी लीडर है, कोई ना रहने के कारण पाकिस्तान का जो परवरिश है, ये मिलिट्री शासन, और मिलिट्री शासन को आज के दिन में एक डेमी गॉड की तरह सोचते हैं पाकिस्तान के नागरिक, जो कि अभी करप्ट हो चुका है। तो ऐसे परिस्थिति में 21st सेंचुरी में आप देखिए, USA हड़बड़ी के साथ 2021 को अफगानिस्तान से निकलना, रूस पैंडेमिक शुरू होना उसी के साथ मिलता जुलता समय, और रूसो यूक्रेन वॉर 2022 फरवरी को स्टार्ट होना, फिर मिडिल ईस्ट की लड़ाई, अभी इंडो पैसिफिक में गर्मा गर्मी शुरू। एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि 5 अगस्त 2019 को जब हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में आर्टिकल 35 अल्फा को एब्रोगेट किया गया, मतलब जो 370 के नीचे आधारित था, तो उसके बाद तुरंत कोई दिनों के बाद अगस्त 9 2019 को मिस्टर कुरैशी जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने एयर डैश किया था चाइना के जो मुख्य लीडर हैं उनके साथ जाके उन्होंने कुछ फॉर्मुलेट किए थे काउंटर स्ट्रेटेजी, कि ये जो आर्टिकल 370 को हटाया है, ये एक्चुअली आर्टिकल 35 अल्फा है जिसको हटाया गया है। तो इसको जो हटाया है, ये तो बड़ा एक ही स्ट्रोक में हिंदुस्तान ने सबको एकदम घुटने पे लिया है। तो चाइना और पाकिस्तान मिलजुल के कुछ उन्होंने प्लान बना रखे। ये जो भी कुछ हो रहा है, एरियल अटैक या काउंटर अटैक या काउंटर के काउंटर अटैक, ये इट इज हैपनिंग एट द बिहेस्ट ऑफ चाइना। चाइना प्रेशर डाल रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि मेरे जो चाइनीज के जो इंजीनियर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, ये बहुत सारे इनकी कैजुअलिटी हो रहे हैं, फेटेलिटीज हो रहे हैं। यही 2024 में देखिए 855 से ज्यादा, ये 1566 से ज्यादा ये एनकाउंटर हो चुके हैं। 899 900 के आसपास करीब करीब फेटेलिटी हो चुके हैं। इससे ज्यादा होंगे, कम नहीं, 1 साल के अंदर, और उसमें से खूब मात्रा में चाइनीज है। तो इसलिए चाइना प्रेशर डाल रहा है कि आप कुछ करके देखिए। बीच बीच में खबर आते रहता है ग्वादर का कि वो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं। असलियत में ये चाइना के बीएस में एरियल अटैक किए हैं। लेकिन हैरान ये होने की बात है, एरियल अटैक करने से पहले
क्या पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने, चाहे मुनीर साहब हो, उनके एयरफोर्स या डिफेंस मिनिस्टर जो भी है, क्या ये सोचे नहीं थे कि तालिबान जिसको उन्होंने परवरिश किया था, जिसको पाला पोषा, खिलाया, ट्रेनिंग दिया, सब कुछ, वो हमला काउंटर अटैक करेंगे? ये बहुत सवाल आता है दिमाग के अंदर जिसका उत्तर कोई नहीं है। आज के दिन में मेरे विचार के मुताबिक सिर्फ बलूचिस्तान और तालिबान, अफगानिस्तान के तालिबान नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जिसका दूसरा नाम है ई जिहाद, प्लस हिंदुस्तान के जो विद्रोही है, प्लस जम्मू एंड कश्मीर, जो पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, ये सारे चीजों को अगर मिलाते हैं, पंजाब के अंदर भी काफी सारे रेवोल्यूशन स्टार्ट होने लगे हैं। तो ये सारे मिला जुला के अगर कहेंगे कि पाकिस्तान का परिस्थिति ना कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस केवल है, ना इकोनॉमिक क्राइसिस, बल्कि इनका जो जो स्टेट लॉ एंड ऑर्डर है, ये बिल्कुल हाथ के बाहर चला गया है। लेकिन ये व्याख्या करने के बाद मैं ये कहूंगा, ये पाकिस्तान को गड़बड़ या टूटने में टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन ये होने नहीं देंगे। कौन है इसके पीछे जो नहीं होने देंगे? वो है अमेरिका, वो है चाइना। यही चाइना थोड़े दिन पहले एक इसी तरह अटैक और काउंटर अटैक हुआ था तालिबान के खिलाफ। चाइना ने दोनों ग्रुप को बुला के पीस टॉक किए करके फिर जाके आपस में उन्होंने सीज फायर किया था। यही चाइना मेरे खबर के मुताबिक अभी भी बातचीत चल रही है तालिबान अफगानिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के बीच में। कहां और किस दिशा में जाएगा मैं कह नहीं सकता हूं। ये सवाल आपने जो बात कही है वो बहुत बड़ी बात है। मैं संजीव जी के पास जाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं हिमांशु जी के पास जाता हूं। हिमांशु जी, पाकिस्तान में कुछ भी हो रहा है, पाकिस्तान के चाहे वो बलूचिस्तान का इलाका हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो, पाकिस्तान ये कहता है कि वहाँ साहब जो भी कुछ हो रहा है वो भारत के कारण हो रहा है। भारत कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों को मदद कर रहा है और वहाँ पर हमारी स्थिति को अशांत किया जा रहा है, जबकि भारत कह रहा है हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे। हालांकि हर देश की अपनी अपनी कूटनीति होती है और पाकिस्तान भी बहुत कुछ करता है। वो कहता है कि हम तो कुछ करते नहीं, सीमा पे कुछ नहीं करते, देश के अंदर जो भी होता है वो हम कुछ करते नहीं है। अपने अपने देशों की कूटनीति होती है। लेकिन भारत को आंख दिखाने वाला पाकिस्तान अपने घर में जिस तरीके से घिर गया है, और सुधाकर जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, वहां सिर्फ लोकतंत्र का खतरा नहीं है, वहां हर चीज का खतरा है। और धीरे धीरे पाकिस्तान एक बड़ा गड्ढा बनता जा रहा है पूरे विश्व के लिए। पूरे विश्व के लिए नहीं, पाकिस्तान बैटल ग्राउंड बन चुका है दो महाशक्तियों के लड़ने का। जी, जनरल सुधाकर जी जो कह रहे थे उसको मैं थोड़ा आगे ले जाऊंगा। देखिए, घटनाक्रम अभी का रिसेंटली जो हुआ वो घटनाक्रम आप देखें तो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया। कहां? अफगानिस्तान के इलाकों के अंदर लगभग 40 किलोमीटर अंदर तक वो लोग गए थे और कहते थे हमने ड्यूरेंट लाइन के वो बाजू किया। वो पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मगर दूसरे ही दिन सुबह में अफगान गवर्नमेंट का सीधा प्रेस रिलीज आ गया और अफगान गवर्नमेंट ने बोला कि पाकिस्तान ने हमारे इलाकों पर हमला किया है और ये हाइपोथेटिकल लाइन के दोनों तरफ। देखिए, एक बात समझ लीजिए, अफगानिस्तान डज नॉट रिकॉग्नाइज ड्यूरेंट लाइन। अफगानिस्तान तो ड्यूरेंट लाइन को मानता ही नहीं है। वो कहता है कि ड्यूरेंट लाइन के दोनों तरफ के जो पश्तून स्पीकिंग इलाके हैं, वो पश्तून बोली बोलने वाले लोग हैं, वो अफगानिस्तान का एक हिस्सा है। और उन्होंने रिवेंज लेने का उसी दिन बोल दिया। आप देखेंगे थोड़े वक्त पहले, 10-12 महीने पहले, चित्राल के ऊपर भी जाके ऐसे ही अफगान टीटीपी बैठ गया था, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। 2-3 दिन वहां रहे और फिर अपने आप निकल गए। अभी भी देखेंगे आप के वजीरिस्तान और नॉर्थ वजीरिस्तान के काफी जगह पर इन्होंने चौकियां कब्जे कर ली है। अधिकृत फिगर पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी प्रेस जो बता रही है 3 बता रही है, 5 बता रही है, मगर जहां तक मुझे पता है, मुझे अंदर से पता चलता है, जो वो बता रहा है कि पहले हमले में 16 और दूसरे में 19 पाकिस्तानी सैनिक मारे थे। तो पाकिस्तान एक किस्म से, और ये कैसे हो रहा है, जैसे जनरल सुधाकर जी ने कहा कि हमारे लोगों को बचाने के लिए पाकिस्तानी सेना कार्रवाई करे, ये चाइना बहुत स्पष्ट रूप से कह चुका है। जब जाके पाकिस्तानी आर्मी प्रशासन ने उनसे भारत के सामने सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की मांग की चाइना से, और वो देने से इनकार करते हुए चाइना ने जब उनको कहा कि आप हमारे लोगों की सुरक्षा का प्रबंध करें, तब ये एयर स्ट्राइक किए गए। अभी ये पाकिस्तान के लिए तो 2 अप्पू है अभी, एक तो चाइना है, दूसरा यूएसए है। एक अप्पू ने कहा इन्होंने एयर स्ट्राइक कर दी,
तो अभी एक खामियाजा भुगत रहे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले जो है वो जाके मार रहे हैं इनको। अभी दूसरी तरफ बलूचिस्तान के अंदर ग्वादर का जो सी पोर्ट है, ग्वादर का जो एयरबेस है, वो एयरबेस के लिए बड़ी लड़ाई है। अमेरिका भी चाहता है वहां पर कि अपना एक एयरबेस बने, मगर बलूचिस्तान का सबसे बड़ा प्रश्न क्या है कि बलूचिस्तान का एरिया पाकिस्तान के 44% है, मगर उनका पॉपुलेशन जो है वो खाली 4% है। बलूचिस्तान के अंदर भी बहुत काफी पश्तून और पठान लोग हैं। तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं टीटीपी और बलूचिस्तान बीएलए के सांठगांठ से ऑपरेशन होते हैं पाकिस्तान में, और मुझे तो दिखता है कहीं ना कहीं अगले 2 सालों के अंदर, क्योंकि महाशक्तियां एक साथ में 3-4 क्षेत्र नहीं खोलती। 2025 के अंदर ईरान की बारी होगी और 2026 के अंदर हम देखेंगे 2 साल के अंदर पाकिस्तान के 3 से 4 टुकड़े आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में मुमकिन लगते हैं। ये बड़ा सवाल है कि वाकई पाकिस्तान के 3 से 4 टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। हमारे साथ संजीव जी बने हुए। संजीव जी, सुधाकर जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इन सब के पीछे अमेरिका है, और आप देखिए कि चाइना भी खेल खेल रहा है। वो उधर के तालिबान के साथ भी गेम खेल रहा है और इधर के तालिबान के साथ गेम खेल रहा है। पहले भी वो लगातार इन दोनों के तनाव खत्म करने को लेकर बैठक कर चुका, दोनों को एक साथ बैठा चुका है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान को क्या ये समझ नहीं आता? वो भारत के खिलाफ चाइना को तमाम संसाधन दे रहा है, वो मदद कर रहा है, वो भारत के इलाकों में तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद ये भूल गया है कि ड्रैगन सबसे पहले तो पाकिस्तान को ही निकलेगा। देखिए मनोज जी, जैसा कि जनरल साहब ने कहा, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूं कि जो पाकिस्तान के अंदर जो महाशक्तियां हैं वो अपने पॉलिटिकल जियो स्ट्रेटजी जो गेम्स हैं उसको खेलती हैं, और पाकिस्तान की टेरिटरी का जो पूरा एक्सप्लॉयटेशन, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो चाहे वो चाइना हो, वो लगातार करते रहे हैं। और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो वहाँ के रियल रूलर्स, में विशेष रूप से उनकी बात करूंगा, जो कि पाकिस्तान को वास्तविक रूप से वहां पर उनका कंट्रोल है, पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई, ये अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को, अपने स्वयं के हितों को अपने राष्ट्र के हितों से ऊपर रखते हैं, और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए अपने ऐशो आराम का जो जीवन है, बड़े बड़े बंगलों में रहना, बच्चों को विदेशों में पढ़ाना और विदेशों में भी बड़ी प्रॉपर्टीज को रखना, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, और अपने हितों पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है वो अनेक फाउंडेशंस के माध्यम से पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिस्टम को भी पर्दे के पीछे से कंट्रोल करते हैं। मिलिट्री का तो उनका डोमेन है ही, जो लॉ एंड ऑर्डर का उनका तो उसका कंट्रोल है ही, राजनीतिक जो तंत्र पे उनका जो पूरा एक परोक्ष रूप से जो एक मैनेज और कंट्रोल करने का उनकी जो कवायद होती है वो तो होती है मनोज जी, लेकिन पूरे इकोनॉमिक सिस्टम पर भी ये पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई अपना कंट्रोल करके रखती है, और वो अपने हितों को सर्वोपरि रखते हैं, राष्ट्र के हितों को सेकेंडरी रखते हैं। आवाम कैसी है, क्या स्थिति में है, वो उनका सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। और उसके अंदर भी अगर मैं बात करूं, आवाम के संदर्भ में भी बात करूं, तो आवाम के संदर्भ में पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के लिए एकमात्र जो उनका प्यारा प्रोविंस है वो है पंजाब। पंजाब के अलावा जो शेष अन्य जो प्रोविंस है, बलूचिस्तान जो सबसे बड़ा उनका क्षेत्रफल के लिहाज से प्रोविंस है, उसी के साथ साथ जो सिंध के जो लोग हैं, पश्तून है, हजारा है, कश्मीरी है, जिनके ऊपर इलीगल ऑक्यूपेशन है, जो हमारी टेरिटरी है, सभी के साथ वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। और उनको सिर्फ एक पंजाबी, जो सुन्नी पंजाबी डोमिनेशन जो पाकिस्तान के हुक्मरानों का है, उसकी वजह से आज पाकिस्तान, मेरे असेसमेंट के मुताबिक, कम से कम उसके 4 टुकड़े हो सकते हैं। और इसके पीछे पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो स्वार्थपरकता, उनकी अंतर्दृष्टि, अपने राष्ट्र के हितों को सेकेंडरी रखना और अपने हितों को, व्यक्तिगत हितों को और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखना, इसी की वजह से आज पाकिस्तान बिल्कुल रसातल में पहुंच गया है। साथ ही साथ पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जो आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करने की जो रणनीति बना रखी है, उसकी वजह से पाकिस्तान का जो ये विखंडन है आने वाले समय में सुनिश्चित हो जाएगा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ही, जो कि पाकिस्तान का स्वयं का जो क्रिएट किया गया भस्मासुर है, जो तालिबान जो पाकिस्तान का एक क्रिएशन है,
वो पाकिस्तान का पूरा तालिबानाइजेशन करना चाहता है। महेश जी वो मेरे साथ पाकिस्तान को मौजूद हैं। महेश सचदेव हैं जो कि पूर्व राजनयिक हैं, वो भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। महेश जी आपका स्वागत है इस चर्चा में। महेश जी आप तमाम सारी स्थिति परिस्थितियों को हम देख रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान दूसरे तमाम देशों में आतंकवाद के बीच बोता है, आज वो खुद परेशान है। आज वो खुद उन आतंकवादी संगठनों से परेशान है। उसकी सीमाओं पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, उनकी चौकियों पर कब्जा किया जा रहा है, तालिबान उस तरह के संकेत दे रहा है। लेकिन जितने भी मुस्लिम देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर तालिबान का इलाका हो, अफगानिस्तान हो, बलूचिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हम चले जाएं, ईरान इराक चले जाएं, यहाँ एक अजीब सी स्थिति बन गई है। शांत इलाका नहीं है। इन सब के बीच डिप्लोमेसी क्या कहती है? ठीक है, ये देश परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, इनकी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन भारत के लिए भी चिंता का विषय है। और वो चिंताएं क्या है? धन्यवाद। मैं क्षमा चाहूंगा कि कुछ ट्रैफिक जाम की वजह से मैं पहले शामिल नहीं हो पाया जी। और हो सकता है कि मेरा जो कथन हो वो विरोधाभास हो उसमें, जो बाकी लोगों ने कहा है। पर मुझे इजाजत दें तो मैं कहूँ कि ये फिक्स मैच है और आईएसआई और पाकिस्तान सेना एक तरफ और तालिबान दूसरी तरफ, ये दोनों ही इससे लाभान्वित हैं। पहले मैं अफगानिस्तान की बात करूंगा। अगर अफगानिस्तान के हालात देखें तो 4 साल पहले एक मिलिशिया, जो तालिबान मिलिशिया हुआ करती थी, जिनको कि जन आधार प्राप्त नहीं था, वो आज सरकार में है। और 4 साल में कोई ऐसी खास प्रगति जनता के हालातों में नहीं हुई है। और ये जो कार्रवाई हुई है पाकिस्तान के साथ, उससे तालिबान को ये मौका मिलता है कि वो एक मिलिशिया से अपने आप को सरकार और जनहित में काम करने वाली सरकार के रूप में प्रस्तुत कर। जी, आप जानेंगे कि अफगानिस्तान में हजारा शिया भी हैं, उज़्बेक भी हैं और भी लोग हैं, और पिछली सरकार के समर्थक भी हैं। महिलाएं हैं जिनको कि दबाया जा रहा है, जिनके की हक मांग उनसे विदा हो चुके हैं, पढ़ाई नहीं कर सकती हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज में नहीं जा सकती हैं, वगैरह वगैरह। तो तालिबान 01 जो था वो फिर से तालिबान 02 में आ गया। तो इसको अगर उनको उसको लागू करना है सख्ती से, उसी तरह से, तो ये एक अच्छा मौका उनको मिलता है कि एक्सटर्नलाइज करें अपनी समस्याओं को। हमारी समस्याएं पाकिस्तान की वजह से हैं, हमें एकजुट होना है और हमें अपनी सरकार को दृढ़ करना है और कुछ कठोर कदम उठाने। दूसरी तरफ अगर देखें पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान आपके जो और परामर्शकर्ता हैं यहाँ पर, उन्होंने साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान की हालत खराब है। आर्थिक दशा हो या सामाजिक दशा हो या राजनीतिक दशा हो, जहाँ इमरान खान के जेल में जाने के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, लोग बाग सड़कों पर हैं वगैरह। तो ऐसे में अगर सेना को एक मौका मिलता है ये दिखाने का कि वही पाकिस्तान की हिमायत कर सकती है, और एक बड़े ही परेशान करने वाला, बड़े ही आतंकी संगठन टीटीपी, जिसके साथ पाकिस्तान या अफगानिस्तान के तालिबान भी हैं, उनके सामने सिर्फ पाकिस्तान की सेना वो आवाम को बचा सकती है। तो इनको अपनी जो इमेज है उसका शोधन करने का मौका मिल रहा है। हाँ, ये है कि मैं मानूंगा कि वहाँ पर ये जो सोचा गया था कि एक एयर रेड करेंगे और उसके बाद सब शांत हो जाएगा और हम लोग वाहवाही लूटेंगे कि कैसे टीटीपी को खत्म कर दिया, वो नहीं हुआ है। और जो उसके एवज में उनको जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है बॉर्डर पर, वो उन्होंने कोरियोग्राफ नहीं किया था। सुधाकर जी मेरे साथ मौजूद है। सुधाकर जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप महेश जी की बातों से?
बिल्कुल एम्बेसडर साहब ने जो कुछ बयान दिया है मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये इसमें कोई शक नहीं है। सोहेल श्रीवास्तव साहब ने जो कहा है, बात ऐसा है आज के दिन में अफगानिस्तान क्रेडिबिलिटी, जो तालिबान अफगानिस्तान है, ये अपना क्रेडिबिलिटी, अपना खुद की जो पहचान है, इसको एक रिस्पॉन्सिबल मेच्योर एक संस्था की तरह विश्व के सामने पेश करना चाह रहा है और अपना पब्लिक के सामने इमेज बिल्डिंग में ये जो प्रयास कर रहे हैं कि उनके हित के लिए वो एक्शन लेना चाह रहा है। लेकिन इसके पीछे ये काफी काफी पहलू हैं एक्चुअली देखा जाए मनोज। इसी एक ये जो आप बात कर रहे हैं पश्तून वाला जी इलाका, जी। दुरान लाइन की बात करते हैं, ये सारे कहानी के बीच में एक केंद्र बिंदु है जिसका कोई क्विक सोल्यूशन नहीं है। ये घूम फिर के वहीं पे वापस आते हैं। उनका मेन विवाद क्या है? तालिबान ऑफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये दुरान लाइन का जो फेंसिंग है, ये फेंसिंग के साथ सहमत नहीं थे। वो कहता है कि 100%, मेरे खबर के मुताबिक 86% फेंसिंग हो रखा है, कोई करीब करीब 14% बाकी है, कोई जगह 96% कह रहा है। ये फेंसिंग के बरखिलाफ है, नंबर एक। नंबर दो, ये इसलिए बरखिलाफ है, दुरान लाइन जब शुरू हुआ 1893 या जब भी है, उसका कहीं मैं एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था, ये 100 साल के लिए लागू है लेजिटिमेसी। उसका 100 साल पूरा हो गया 1993-97 के आसपास। जब ये पूरा हो जाता है तो किसी भी हालत में कोई डिवीजन नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि उनका जो पश्तून इलाका है, ये अफगानिस्तान और से लेके पाकिस्तान की तरफ पेशावर, ये जो कॉरिडोर है पेशावर की तरफ, ये फैलाव है। एक उन्होंने मैप भी करीब 8-9 पहले सोशल मीडिया में ये सर्कुलेट हुआ था। ये इनकी जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये इंडस नदी को पार करके पाकिस्तान का लाइन ऑफ कंट्रोल विद हिंदुस्तान तक टच कर रहा था ये। तो बेसिकली उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो पेशावर तक कब्जा करना चाह रहे हैं। तीसरा पॉइंट, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आप अलग मत समझिए। तालिबान का एज ए कॉन्सेप्ट ये इन्होंने ही पाकिस्तान ने शुरू किया था। ऑफशूट अलग अलग टाइम, अलग अलग ग्रुप और रंग के साथ हो सकते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मांग क्या है? मांग ये है शरिया लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए। नंबर दो, गवर्नमेंट मशीनरी को वो नाकारा करना चाहते हैं। उनका पैरेलल गवर्नमेंट शुरू हो गया है खैबर पख्तूनख्वा में। आज के दिन में जब हम चर्चा कर रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ऑलरेडी ये है। और तीसरा चीज, एक जो गवर्नमेंट मशीनरी और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि उनका जो पहुंच है कंप्लीट पश्तूस्तान को वो एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। लेकिन ये सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो तैयार नहीं है, क्या हो रहा है फिर? आज के दिन में जो पाकिस्तान आर्मी है उसके अंदर इतना भेदभाव है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, देयर इज अ डिविजन। कितना 65 to 75% जो कर्नल रैंक के नीचे वाले हैं उनका विचार और नजरिया वो अलग तरीके से देखते हैं, और जो ऊपर वाले हैं करीब करीब ब्रिगेडियर रैंक के नवाब, जो आप 25-20% जितना बाकी रहते हैं, उनका नजरिया अलग है। यानी कि एक आईएसआई के झुकाव है और दूसरा जो है वो झुकाव किसके तरफ? इमरान खान की तरफ है। तो ये जो पॉपुलैरिटी धीरे धीरे इमरान खान की तरफ बढ़ती जा रही है, मतलब ये पॉलिटिसाइज हो रखा है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है। सोशल मीडिया में आप पिछले 3 दिन से देख रहे होंगे, पाकिस्तान सोल्जर हाथ ऊपर करके सरेंडर कर रहे हैं नॉन स्टेट एक्टर के सामने। सीनियर ऑफिसर, ब्रिगेडियर रैंक, मेजर जनरल, ये सब सरेंडर करते जा रहे हैं एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सामने। इससे ज्यादा शर्मिंदा वाली इससे कोई ज्यादा चीज शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। आपने ठीक कहा कि वहां की जो डिफेंस है, वहां की जो सेना, उसमें भी डिवीजन दिखाई दे रहा है। 5 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं और ये 5 तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं पाकिस्तान के लिए कि किस तरीके से पाकिस्तान अपनी ही सीमाओं में घिर रहा है, वो बलूच में घिर रहा है। वो ये देखिए, ये 5 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं पाकिस्तान पर तालिबान का हमला है और किस तरीके से वहां पर गाड़ी जला दी जाती है और गाड़ी जलाकर 5 लोगों को, 5 आर्मी के लोगों को मार दिया जाता है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि पाकिस्तान में तालिबान लड़ाके घुस गए हैं, बाकायदा जो बैरिकेटिंग है उसको तोड़कर पाकिस्तान में तालिबान घुस गए और पाकिस्तान की चुनौती देते हुए और वहां की चौकी पर कब्जा कर लिया। एक और तस्वीर के पाक सैन्य की चौकियों पर कब्जा करते हुए आप देख सकते हैं, जो कि तालिबान के लड़ाकों ने किया है, और बलूच और पाक आर्मी में झड़प दिखाई दे रही है। हिमांशु भट्ट मेरे साथ मौजूद है। हिमांशु जी, जिस तरीके से कश्मीर को लेकर पाकिस्तान लगातार आवाज उठाता रहता है,
बलूच में भी तो वही बात होती है। बलूच के लोग भी तो वही बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ के प्राकृतिक संपदा का इस्तेमाल करते हैं, उसका दोहन करते हैं और सारी संपत्ति को आप पाकिस्तान ले जाते हैं, और वो जो पैसा उसका इस्तेमाल आप बलूचिस्तान में नहीं करते हैं। आप यहाँ का शोषण कर रहे हैं, आप प्राकृतिक संपदा का शोषण कर रहे हैं, आप यहाँ के मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, आप यहाँ पर लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, आप यहाँ पर लोगों को शूट कर रहे हैं। आपको दिखाई नहीं देता है, उसको सिर्फ कश्मीर दिखाई देता है, बलूचिस्तान दिखाई नहीं देता। नहीं, ये बात तो देखिए, मैंने बताया ना पहले ही ये कि बलूचिस्तान 44% है पाकिस्तान का कुल हिस्सा, मगर आज बलोचों की बस्ती वहां पर पॉपुलेशन इज जस्ट 4%। तो उनके लिए गोरिल्ला वॉरफेयर के अलावा और कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। और तो ये इनको कोई एक बड़ी शक्ति बाहर से आके इनको सपोर्ट करे और ऑटोनोमस रीजन बनाए, तभी जाके इनके प्रश्नों का हल होगा। ये कुदरती आपदा की कुदरती संपत्ति हो क्या, ये वो। मगर मैं ये बात कहना चाहूंगा, जो एम्बेसडर सर बता रहे थे ना, देखिए सर, एक बात बहुत सही है मनोज जी, कि दोनों तालिबान की बात करें अफगानिस्तान के या पाकिस्तान की बात करें, दोनों खड़े किए हैं किसने? पालन पोषण, लालन पालन किसने किया है? वक्त वक्त पे कुत्ते को जो खाना देते हैं वैसे टुकड़े किसने फेंके? दोहा एकॉर्ड हुआ तो अमेरिका रातों रात विड्रॉ करके चला गया। कितने हजार के हथियार छोड़ के गया था, और वो हथियार आजकल कौन यूज कर रहा है? तालिबान। स्टिंगर मिसाइल से हेलीकॉप्टर, पाकिस्तानी आर्मी का चॉपर भी वो लोग गिरा देते। ये क्या दर्शाता है? एक बाजू अब क्या अमेरिका पर इतना पागल था कि सब छोड़ छाड़ के चला गया? बाय डिफॉल्ट, बाय प्लान वो हथियार वहां छोड़े गए थे तालिबान के लिए। और दूसरी तरफ जब अफगानिस्तान के अंदर रूसी इंफ्लुएंस को खत्म करने के लिए अमेरिका आया था, उस वक्त पाकिस्तान को भर भर के डॉलर दिए थे उन्होंने। आम आदमी की भाषा में कहे तो आप थैले भर के डॉलर लाते थे, उनको कहते थे कि हमें आपका एयर स्पेस यूज करने दो, हम बम्बार्डिंग करेंगे अफगानों पर। आपने अफगानों को इतना मारा 10-20 साल तक कि वो सामने खड़े हो गए। तो ये तो महाशक्तियां खेल खेलती है अपना, और वो खेलती रहेगी जब तक उनका। फिर हिलेरी क्लिंटन जब आके बोलती है, व्हेन यू रेज द स्नेक्स इन योर बैकयार्ड दे विल कम एंड बाइट यू आल्सो। तो ये तो होगा। अभी जहां तक बात है, तकरीबन 57 से 60 हजार टीटीपी के कार्यकर या टीटीपी के योद्धा, जंगवीर, जो भी आप कहना है कह लो, आर देयर इन पाकिस्तान। अगर वो फटना चालू हो गए, क्योंकि देखिए एक तरफ सेना है पाकिस्तान की और दूसरी तरफ तालिबान जो लड़ता है वो गोरिल्ला युद्ध करता है, तो कन्वेंशनल लड़ाई तो होगी नहीं। अभी पाकिस्तान की हालत इतनी खस्ता है कि अगर पाकिस्तान 3 दिन कंटिन्यूअसली अपने एयरफोर्स को यूज करे तो उसके पास अपने ही फ्लाइट्स, फिर वो चाइनीज मेड उड़ाए या अमेरिकन मेड उड़ाए, जो भी उड़ाए उसको उड़ाने के लिए फ्यूल नहीं बचेगा। ऐसी स्थिति के अंदर इनके पास और कोई चारा नहीं है मगर ड्यूरल लाइन को भूल जाए, और जो अफगानी तालिबान कह रहे हैं ना, हम उसको नहीं मानते हैं, दे कॉल इट हाइपोथेटिकल लाइन। वो ड्यूरल लाइन के नाम का प्रयोग भी नहीं करते अपनी प्रेस विज्ञप्ति में। तो बात जब यहां तक आ जाती है, और इसके अलावा चूंकि संजीव जी मेरे साथ बने हुए हैं, संजीव साहब, जिस तरीके से गदर पाकिस्तान की सीमा में मचा हुआ है, पाकिस्तान कर रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान का इलाका हो या फिर बलूच का इलाका हो, इन सब के बीच संकेत तो दिखाई दे रहे हैं। और अभी चौकियों पर हमला हुआ है, चौकियों पर कब्जा किया है, वहां पर सैनिक मारे जा रहे हैं, लेकिन तालिबान, पाकिस्तान की तरफ से जो एयर स्ट्राइक की गई थी उस पर तालिबान ने यह कहा था कि पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। आपको वो स्कूल का हमला याद है जिसमें कई बच्चे मारे गए थे? आर्मी स्कूल में हमला किया था और ठोक कर तालिबान ने कहा था, टीटीपी ने उसकी जिम्मेदारी ली थी। ऐसे कई हमले, चाहे वो सेना पर हो, चाहे वो बच्चों के स्कूल पर हो। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अब भी सतर्क रहने की जरूरत है। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है, कोई बड़ा काम तालिबान कर सकता है वहां। निसंदेह। देखिए मनोज जी, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान नामक आतंकी संगठन हो या तालिबान की जो वर्तमान की अफगानिस्तान की सरकार हो,
वो दोनों पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा संकट, एक अस्तित्व का संकट पैदा करने जा रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि 2014 में जो पेशावर का जो आर्मी स्कूल था, उसके ऊपर जो हमला किया गया था, जिसमें आर्मी ऑफिसर्स के लगभग 132 बच्चे, जो निर्दोष मासूम बच्चे मारे गए थे। जाहिर है कि उसकी जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ली थी। मलाला यूसुफजाई जैसी एक प्रगतिशील विचारों को रखने वाली महिला के ऊपर भी जो हमला था, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया था। और इसी तरीके के बड़े जो आत्मघाती हमलों को तहरीक तालिबान पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में समय समय पर अंजाम देता रहा है। और ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जब तालिबान काबुल की सत्ता पर बैठ गया, और यहाँ पर जिक्र करना बेहद आवश्यक है कि जो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने तालिबान को काबुल की सत्ता पर बिठाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, अपने सैनिकों को भी और अपने आतंकियों को भी, जो उनके पाले हुए आतंकियों, उनको काबुल और अफगानिस्तान के अन्य क्षेत्रों में भेजा, ताकि वो अधिक से अधिक जो है जल्द से जल्द समय तक जो अमेरिका की फोर्सेस को हटा करके काबुल पर अपना कब्जा स्थापित करें। और वही देखिए मनोज जी, यही जो पाकिस्तान के हुक्मरान है, एक तरफ ये तालिबान को काबुल की सत्ता पर बैठाने में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे थे। DGISI ने काबुल में बैठ करके पंजशीर के ऑपरेशन को सुपरवाइज किया था। और वहीं उसके पहले ये जो डूरन लाइन, जो एक जिसको कि अफगानिस्तान की किसी सरकार ने कभी मान्यता नहीं दी, वहां पर ये सीमा पर बाढ़ लगाने का भी काम कर रहे थे। तो ये जो उनके पाकिस्तानी हुक्मरानों का एक जो बेहद भ्रमित अंध जो दृष्टि है, जो उनका दोहरा चरित्र है, एक तरफ आप तालिबान को काबुल की सत्ता पर बैठाने के लिए अपनी पूरी ताकत भी लगा रहे हो, और उसी से अपने आप को डिफेंड करने के लिए बाढ़ भी लगा रहे हो। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों का एक जो भ्रमित जो चरित्र है, जो एक दोहरा चरित्र है, उसकी वजह से आज पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तालिबान का खतरा फेस कर रहा है। और ये पाकिस्तान के हुक्मरान वास्तविक रूप से अगर देखें तो तहरीक जो तालिबान और तहरीक तालिबान खतरे के पीछे वो पश्तून आबादी, जो कि अफगानिस्तान में सेकंड नंबर पे है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पश्तून है, उन आबादी को, उस पश्तून बड़ी आबादी को ये डिवाइड करके रखना चाहते हैं। और डिवाइड एंड रूल की नीति के तहत पाकिस्तान के हुक्मरान ये बाढ़ लगाने का काम कर रहे थे। लेकिन चाहे तालिबान हो, चाहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो कभी नहीं चाहता कि हमारी जो पश्तून आबादी है उसको कोई डिवाइड करके रखे। उनके बीच में आपस में कनेक्ट इतना गहरा है, सांस्कृतिक कनेक्ट इतना गहरा है, भाषा एक है, बोली एक है, कस्टम ट्रेडिशन सब कुछ एक है, और उसको आप बाढ़ लगा करके आप विभाजित करने की कोशिश करोगे तो वो स्वीकार नहीं करेगा। तालिबान उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, ये बाढ़ लगाने का काम। तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो उसकी जो मंशा है, वो जब काबुल की सत्ता पर तालिबान बैठ गया तो ये TTP के जो आतंकी, जो अमेरिका ने अनेक जेलों में बंद कर रखे थे, वो सारे के सारे छूट करके पाकिस्तान बॉर्डर पे आना उन्होंने शुरू किया। और उसके बाद उन्होंने सीधा सीधा हमला करना शुरू कर दिया। और तालिबान के काबुल की सत्ता पर काबिज हो जाने के बाद तालिबान का जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन तहरीक तालिबान पाकिस्तान आज इतना महत्वाकांक्षी हो चुका है कि वो पूरे पाकिस्तान पर शासन करना चाहता है, वो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। एक समय मनोज जी, पाकिस्तान के हुक्मरानों की मंशा हुआ करती थी कि वो अफगानिस्तान को अपने स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आज का जो तालिबान है वो पाकिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड बनाना चाहता है। वो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करके अपने जो तालिबानीकरण की उसकी जो सोच है उसको और अधिक विस्तार देना चाहता है। और इसी वजह से मैंने, और इसको करने की प्रक्रिया में वो पाकिस्तान के आम नागरिकों को अब वर्तमान समय की टैक्टिक्स के तहत सीधा सीधा टारगेट नहीं करते, बल्कि उनका सीधा जो निशाना होता है वो पाकिस्तान की आर्मी होती है, पाकिस्तान की पुलिस फोर्सेस होती है, और वो गोरिल्ला वॉर की तरफ एक संकेत देते हैं। मैं महेश जी के पास जाऊंगा, लेकिन उसके पहले सुधाकर जी कुछ कहना चाहते हैं। सुधाकर जी। मैं बधाई देना चाहता हूँ संजीव श्रीवास्तव साहब को, बहुत अनोखा किस्म के पॉइंट्स उन्होंने हाईलाइट किए हैं। अगर हम एक पॉइंट को टच नहीं करेंगे, मनोज, इतना बेहतरीन आप डिस्कशन कर रहे हैं, ये पैनल डिस्कशन, वो है ये जो हम शरिया लॉ की बात कर रहे हैं, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये क्या चीज है, ये लोगों को समझना है। तालिबान अफगानिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, दोनों के बीच में क्या है? कौम पश्तूनस्तान। ये दोनों चाह रहे हैं पश्तूनस्तान, और दोनों भी चाह रहे हैं कि शरिया लॉ ये होना चाहिए। डर इस बात की है, पिछले 2-3 साल से, जब से अमेरिका क्लेम कर रहा है कि 2017 को ISIS इनका मेरुदंड तोड़ दिया था, इराक, सीरिया और इराक के ऊपर जो 262 किलोमीटर का कैलिफेट था, एक्चुअली ये बोलने के लिए मेरुदंड तोड़ा था, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी अलग अलग दिशा और अलग अलग जगह पे ये बांट गया है। सेंट्रल एशिया में खोरासान आ गया है, नॉर्थ वेस्ट में अफ्रीका की तरह एक विंग चला गया है, लेवंता है वो जो सीरिया का लफड़ा चल रहा है अभी, वो भी एक हिस्सा है। लेकिन एक मेन चीज है, ये जो खोरासान वाला ग्रुप है,
ये पाकिस्तान सरकार कभी ना कभी, मेरे रिसर्च के दौरान मिला नहीं, लेकिन मैं कहीं पढ़ा हूं ये जरूर, जी। ये अपना एरिया में उन्होंने सेंचुरी या स्टेजिंग कैंप के तौर पे उन्होंने इजाजत दिया है। ये जो आईसिस आ गया है प्लस शारिया लॉ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान उसको एक्सपेंड करना चाह रहा है, जी। ये बड़ा खतरनाक साबित नहीं हो सकता, खतरनाक साबित हो रहा है। वायलेंस लेवल बढ़ते जाएंगे, और जैसे श्रीवास्तव साहब ये बहुत बढ़िया तरीके से बताए, ये धीरे 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 खैबर पख्तूनख्वा से ये इलाका जो कॉमन बॉर्डर्स है, आप बलूचिस्तान के साथ बात करिए, पंजाब के साथ बात करिए, हिंदुस्तान के साथ बात करिए, ये फैलते जाएगा। मेरा डर एक चीज है, ये पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हमें मालूम है दो अलग अलग हेडक्वार्टर हैं, हुक्म अलग अलग तरीके से, लेकिन रावलपिंडी का जो हुक्म है उसको कोई टाल नहीं सकता है। ये जो हुक्म है इसके अंदर भी ये पेनिट्रेट होना शुरू हो गया है। आर्मी आज के दिन में, पाकिस्तान आर्मी, फौजी जो दस्तूर वाले काम है वो नहीं हो रहा है, ये सब बिजनेस बढ़ियागिरी कर रहे हैं, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट, कार्डबोर्ड, इस किस्म के, क्रिकेट बैट, चीनी प्रोड्यूस हो रहा है, कपड़े मिल चला रहे हैं, लेकिन फौजी काम जो है नहीं कर रहे हैं, इसलिए लड़ाई के मैदान से हाथ खड़ा करके वापस आ रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, कुछ महीने पहले क्वेता में इसी तरह बलोची लिबरेशन एक जेल में थे, वहां पे जब हमला हुआ 3 दिन तक पाकिस्तान आर्मी जो नजदीक उनका डिवीजन होने के बावजूद 3 दिन तक एक भी जवान उसको कंटेस्ट करने के लिए सामने नहीं आए थे। ये है हालत आज के ये दिन में। हालत है। हिमांशु जी कुछ बोल रहे हैं, हिमांशु जी संक्षेप में, उसके बाद महेश जी के पास जाएंगे। सुधाकर जी तो बता रहे थे, जनरल सुधाकर जी बता रहे थे, उसके अंदर मैं ऐड करूंगा वो जो बात कर रहे थे ना आईएसकेपी की, जी। खुरासान प्रोविंस, हाँ। आईएस खुरासान प्रोविंस करके एक छोटा सा आतंकी दल था, हाँ। आईएसआईएस का एक भाग था, और वो आईएसकेपी के साथ यूएसए सीधा डील नहीं करता था। यूएसए आईएसआई के द्वारा आईएसकेपी को अलाइव रखता था, जिंदा रखता था, जिससे आपको जब भी कोई तकलीफ पैदा करनी हो, और आप देखेंगे कि ईरान के अंदर पाकिस्तान द्वारा आईएसकेपी के द्वारा हुए हमले, अबेल ग्रुप है एक, जैसे अबेल ग्रुप है, और दूसरा है आईएसकेपी, उनके द्वारा यह काम हो रहा था। और इसी वजह से वहां पर जो बात कर रहे हैं हम खैबर पख्तूनख्वा की, तो इट लुक्स लाइक दैट कि 30 से 40% केपीके का एरिया आज नॉन गवर्नेबल है पाकिस्तान सरकार के लिए। तो वहां पर तो खाली वो नाम के लिए पाकिस्तान देश है, वहां शासन टीटीपी का चलता है, टीटीपी का शासन चल रहा है। महेश जी मेरे साथ मौजूद हैं, महेश सचदेवा साहब, जो भी स्थिति आप देख रहे हैं, जो हालत देख रहे हैं, पाकिस्तान की सीमाओं पर देख रहे हैं, इन सब के बीच भारत की कूटनीति को आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, परिस्थितियां जो हैं वो अभी उबाल पर हैं, और ये उबाल किस तरफ जाता है, ये लावा ज्वालामुखी का किस तरफ जाता है, इसके लिए इसको अभी तक कुछ कहना मुश्किल है। पहली बात तो ये, जैसा कि आपके पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छी तरह कहा, तालिबान अकेले ही नहीं है, 2 तालिबान हैं, टीटीपी और काबुल में बैठे तालिबान, उनके बीच में भी मतभेद हैं, कुछ अलग अलग परिवारों की वजह से, कुछ हक्कानी ग्रुप और नॉन हक्कानी ग्रुप की वजह से, और तीसरा जो फैक्टर आता है वो, चाहे जैसे भी तालिबान जो काबुल में काबिज हैं, उन्होंने कहा है, लेकिन वो आईएस हो या अलकायदा इन साउथ एशिया, जिसको कि खोरसान ग्रुप कहा जाता है, उनके बीच जो उनका विरोधाभास चल रहा है। तीसरा ग्रुप आता है जो कि शिया ग्रुप है, जो कि ईरान के समर्थक हैं, और ईरान का भी तालिबान के साथ कोई अच्छे संबंध नहीं है, बहुत लंबा बॉर्डर है, और वहां पर भी नोकझोंक होती रही। ईरान में 3 मिलियन के आसपास अफगान रिफ्यूजी हैं, उनके वापस जाने को लेकर के काफी सरपटक होती है तालिबान के साथ, तो ये अपनी जगह है। अगर आप और वृहद तौर पर देखें तो टीआईपी एक ग्रुप है जो कि सिकियांग में चीन के विरुद्ध जंग लड़ रहा है, और टीआईपी भी जो है वो तालिबान उनको प्रश्रय दे रहे हैं। तो ये सब चीजें
उबाल पर हैं और ये कहना और फिर सेंट्रल एशिया की अगर बात करें तो वहाँ पर अपना वो नॉर्दर्न जो उज़्बेक एरिया है वहाँ पर उनके अपने कुछ फसाद हैं और सेंट्रल एशिया में अगर इस्लामाइजेशन का खतरा है तो वो तालिबान वो अफगानिस्तान को लेकर के है। वहाँ पर जो अराजकता है उसकी वो सबके लिए खतरनाक है, पाकिस्तान के लिए ही नहीं औरों के लिए भी। लेकिन जो जिस तरह से पाकिस्तान